हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी। हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वो लास्ट में मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, जो मिसरसल और एस्थॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा बाद में, क्लासरूम में करवाऊंगा, सामने करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और मैंने बोला था कि आफ्टर 80 मिनट्स कितने हाइब्रिड, कितने लाइट या कितने हैवी डीएनए बनेंगे, आपको बताना है पूरे प्रोसेस के साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग किसी ने नहीं बना के भेजा अभी तक पूरा प्रोसेस के साथ, इसमें इतना बनेगा, इसमें इतना बनेगा, कितना परसेंट बनेगा, डायग्राम के साथ। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, या आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं आफ्टर 80 मिनट्स। वो आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा है हुआ, ये आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे। और मैंने बहुत इजी प्रोसेस से बताया था, याद नहीं करना है, समझना है, कुछ भी नहीं था। हर एक 20 मिनट में डबल करना है, और डबल तभी होगा जब पहले जो डीएनए डबल स्ट्रैंड था उसको ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे, अलग कर देंगे। पहले तो अलग करेंगे, फिर किस मीडियम में ऐसा डीएनए लगा देंगे, बन गया। फिर 2 से 4 करना है, तो दोनों को लगा के 4 पेरेंट डीएनए और 4 डॉटर डीएनए, और 4 डॉटर डीएनए वैसा बनेगा जिस मीडियम में रखा हुआ। मैंने बहुत इजी प्रोसेस बताया था। उसके बाद उसी में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ जो डीएनए है उसके बारे में टेलर ने बताया था। ठीक है, उसने रिसर्च किया था, विसिया फावा प्लांट होता है। ठीक है, उसके वजह से वो फावा बीन्स भी बोलते हैं। तो विसिया फावा प्लांट पे रिसर्च करके उसने बताया था जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होते हैं वो डबल होते हैं। ठीक है, और वो थायमिडीन का यूज किया था, थायमिडीन H3TDR। ठीक है, थायमिडीन का यूज किया था, वो लास्ट में लिखा हुआ है, आप उतना लिख लेना जो मैंने खत्म किया था जहां पे कंजर्वेटिव, उसके लास्ट में वो लिख लेना। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है आप लोग को बता रखा है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था इकोलाई के अंदर। अब ये डीएनए जितना इजी में बोल दिया कि एक ये डीएनए है, ये दोनों स्ट्रैंड ब्रेक होगा, उसके साथ आके जुड़ जाएगा, 2 बन गए। जितना इजी मैंने बता दिया इतना इजी होता नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है। ये जो मैंने बोल दिया कि ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, इसके लिए हर एक जगह एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और एंजाइम ही स्टार्ट करते हैं, और हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम आते हैं, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये पूरा एंजाइम के आसपास ही घूमता है। हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा एंजाइम क्या करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करता है, कौन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, वो आज पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है यहाँ पे कि जो इकोलाई के अंदर, जो बैक्टीरिया के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। इन सारे बेस पेयर को मिला के जो नया डीएनए बनता है उसमें 18 मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक इकोलाई जब डबल होता है 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। मतलब 20 मिनट्स इसका पूरा साइकिल है रेप्लिकेशन का। जितना था डीएनए वो डबल हो गया 20 मिनट्स के अंदर। उस 20 मिनट्स में 18 मिनट
उस 20 मिनट में 18 मिनट जो है वो लग जाता है बेस पेयर की फॉर्मेशन में। समझ में आ रहा है? मतलब जो पूरा प्रोसेस है डबल होने का, उसमें 18 मिनट रेप्लिकेशन में लग जाता है। 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं, एक से बैक्टीरिया दूसरा बन गया। सिर्फ रेप्लिकेशन होने में 18 मिनट लगते हैं। फिर वहां से ट्रांसक्रिप्शन होता होगा, ट्रांसलेशन होता होगा, सारा प्रोसेस होता है, वो 2 मिनट में ही हो जाता है। सिर्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस होने में 18 मिनट लगता है। और इस तरह आपके एनसीईआरटी में कैलकुलेशन भी दिया हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं और 18 मिनट में कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है। तो बताओ 1 सेकेंड में कितने बेस पेयर बनते हो? मतलब 18 मिनट में इतने बेस पेयर बन जाते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने बेस पेयर बनेंगे? आपने दिया हुआ है 2000 के आसपास बेस पेयर बनते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दे रखा है, वो बात करते हैं। अब पढ़ाते हैं मेट डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। मैंने क्या बोला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसमें सबसे पहले ये रहा डीएनए। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दोनों बेस पेयर को जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। चलो ठीक है, अपन इसको सीधा कर लेते हैं। ये कॉइलिंग के फॉर्म में, इसको अपन सीधा कर लेते हैं। यदि अपन सीधा करके बनाते हैं तो ऐसे करते हैं। ये हो गया। ये मान लो A T T A G C C T A C G, ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो कॉइलिंग के फॉर्म में था, जो हेलिक्स के फॉर्म में डीएनए था, उसको पर सीधा कर लेते हैं। अब मैंने बोल दिया कि ये जो है अब अलग अलग होगा, ये स्ट्रैंड अलग होगा, ये स्ट्रैंड अलग होगा, और ये दोनों ज्वाइंट किससे है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मैंने समझाने के लिए बस सिंगल बना दिया है। आप लोगों को मैंने ये बता रखा है पहले कि जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब तक ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो ये अलग अलग कैसे होगा? तो सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और सिर्फ ब्रेक से काम नहीं चलेगा। वो तो मैं समझाने के लिए इसको ओपन कर दिया है। ये इस फॉर्म में होता है डीएनए, इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है, इनको अलग अलग करना पड़ता है, और ये अलग होते हैं। तो मैं समझाने के लिए ऐसे होता है, इस फॉर्म में होते हैं। आपको पता है कि कोई भी रस्सी को जो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, एक मोटा सा रस्सी है जो बहुत सारे धागे से मिलकर बना होता है, बहुत सारे धागे से मिलकर एक रस्सी बनता है। अब उस रस्सी में धागा खींचो, उसको अलग करो, सारे धागे को अलग करो। जैसे ही तुम उसको ऐसे खींचोगे अलग हो जाएगा, और जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से रिक्वायर्ड हो जाता है। मतलब उसको सिर्फ अलग कर देंगे, इसको तोड़ के सिर्फ अलग कर देंगे उस धागे को, तो क्या अलग हो जाएगा? नहीं। इसको अलग करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे ये सारे रिक्वायर्ड हो जाएंगे, ये सारे आपस में उलझ जाएंगे। मतलब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद ये आपस में उलझे नहीं, इसको भी, इसके लिए भी एंजाइम को यूज करना पड़ेगा रोकने के लिए। समझ में आया? फिर मान लो ये कंप्लीट ब्रेक हो गया, ये लो, हो गया ब्रेक। अब कितने बन गए?
ये एक सिंगल डीएनए था, एक सिंगल डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड था। अब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब मैंने क्या बोला, ये दोनों कौन से हो गए, पेरेंट डीएनए, ये भी पेरेंट डीएनए। अपने को करना क्या है, डॉटर डीएनए बनाना है, या पेरेंट स्ट्रैंड लिखो, स्ट्रैंड, ये डॉटर स्ट्रैंड, ये पेरेंट स्ट्रैंड। अब इसमें जो नया दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे, एक इधर से और एक इसकी अलग से, और फिर सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये तो करना है अपने, ये तो करना है, ये डीएनए, ये तो मैं बोला था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये नया डीएनए बन गया ना, ये नया डीएनए बन गया। अब इस डीएनए में देखो, इस डीएनए के अंदर एक नया डीएनए बन गया। अब इस डीएनए में आधा जो है वो पहले वाले डीएनए का कंजर्व है, इसलिए होता है सेमी कंजर्वेटिव। जो एक स्ट्रैंड है वो पहले वाले जीन का एक कंजर्व है, बस दूसरा एक स्ट्रैंड नया बना, पूरा का पूरा नहीं बना, आधा, बस सिर्फ ये नया बना, ये तो पहले वाला ही है, इसलिए होता है सेमी, हाफ, सेमी कंजर्वेटिव। तो अपने को यही पूरा प्रोसेस करना है, और इस तरह से करना है कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार तोड़ देंगे, ये सारे तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए, ये जैसे ही सारे तोड़ देंगे ये आपस में उलझ जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया रस्सी का, रस्सी में से दोनों धागे खींच के रस्सी को अलग करो और फिर छोड़ के देखो, वो सारे उलझ जाएंगे। और ये जितना प्रोसेस होता है सब एंजाइम पे बेस्ड होता है, हर एक वर्ग के लिए नए एंजाइम आते हैं। अब एक एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज, ठीक है। अब ये हेलिकेज एंजाइम का कहना है कि मैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। हेलिकेज का कहना है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको मैं ब्रेक करूंगा। चलो भैया ठीक है, ये हेलिकेज इसको ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करना शुरू करेगा। जैसे ब्रेक करना शुरू करेगा, एक एंजाइम होता है एसएसबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सिंगल स्ट्रैंड, जैसे ही ब्रेक होगा तो सिंगल स्ट्रैंड वहां के बाइंड हो जाएगा। ये एसएसबी आएगा, बोलेगा रुक जाओ हेलिकेज, तुम इसको ब्रेक करते हुए चले तो जाओगे, उसके बाद ये आपस में सब उलझ जाएगा, फिर दूसरा तुम स्ट्रैंड बनाओगे कैसे? तो मैं ऐसा करता हूं कि तुम आगे ब्रेक करते जाओ और मैं आके यहां पे बाइंड हो जाऊंगा, इन दोनों को उलझने नहीं दूंगा। समझ आ रहा है क्या? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आएगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा कि भैया ये जो पूरा डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। हेलिकेज आएगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, दूसरा आ जाएगा एसएसपी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। वो आके यहां पे बैठ जाएगा कि तुम तोड़ते जाओ और मैं यहां पे चिपकता रहता हूं। मतलब इन दोनों जो पेरेंट्स स्ट्रैंड थे उन दोनों को मैं जुड़ने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? एसएसबी क्या करेगा, हेलिकेज जैसे ब्रेक करेगा एसएसबी आके बाइंड हो जाएगा ताकि आपस में उलझे नहीं। अब उसके बाद ये धीरे धीरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। अब उसके बाद जो नया एंजाइम, जो नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा, जो नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो एंजाइम मेन एंजाइम है, वो एंजाइम मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज ही न्यू जो स्ट्रैंड होगा, जो डॉटर स्ट्रैंड होगा, उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज
उसका पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हर जगह हर किसी का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, हर कहीं स्ट्रैंड नहीं बनाएगा, वो सिर्फ डीएनए का ही बनाएगा। जहां पे उसको सिंगल स्ट्रैंड दिखेगा वो दूसरा स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ डीएनए का बनाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन शुरू करेगा, जैसे मान लो यहां से ये ब्रेक हो गया, ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है। अब नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना शुरू करना, नया स्ट्रैंड बनेगा। जैसे ही फॉर्मेशन शुरू करना पड़ेगा, आएगा आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज से ही बनता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बोलेगा कि नहीं, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक शुरू नहीं कर सकते हो। इसकी भी खास बात है, जब तक जहां पे आरएनए प्राइमर बाइंड नहीं होगा तब तक नया डीएनए नया स्ट्रैंड बनना शुरू नहीं होगा। बस सुनते जाओ मैं क्या क्या बोलता जाऊं, और तुम बच्चाओं तो इतना ही लिखते जाओ एक एक लाइन में कि आरएनए प्राइमर क्या काम करता है। जब ये ब्रेक होकर अलग हो जाएगा और जब नया स्ट्रैंड बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, तो आरएनए प्राइमर बोल देगा रुक जाओ। जब तक आरएनए प्राइमर यहां पे बाइंड नहीं होगा तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। डीएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर सकता है। और आरएनए प्राइमर कहां से किससे बनता है? वो भी आरएनए पॉलीमरेज से ही बनता है। आरएनए प्राइमर वो आके बाइंड होता है और तभी न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अब मान लो फॉर्मेशन कर भी दिया न्यू स्ट्रैंड का, ठीक है, अब इनको जोड़ेगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसके लिए अलग से एंजाइम आता है लाइगेज। ये अलग से एंजाइम आएगा, बोलेगा भैया मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता है, तुम स्ट्रैंड बना के क्या करोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ना है तो मैं ही जोड़ूंगा। लाइगेज हमेशा जोड़ने का काम करता है। ये आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, तो आपको जब पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी वहां भी आएंगे लाइगेज, बहुत यूज है इसका। लाइगेज हमेशा जोड़ने का काम करता है, हेलिकेज तोड़ने का काम करता है। ये तोड़ने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जब नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा तब लाइगेज आएगा, बोलेगा मेरे बिना कंप्लीट नहीं होगा, मैं ही हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ूंगा। तो मैंने कौन कौन से पढ़ लिए एंजाइम? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, हेलिकेज आएगा कि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, मैं सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। बोलेगा एसएसबी आएगा, सिंगल डीएनए स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो बोलेगा रुक जाओ, तुम सारे तोड़ के तो चले जाओगे और ये दोनों स्ट्रैंड है ये तुम सारे तोड़ दोगे ऐसे, और ये सब आपस में उलझ जाएंगे, तुम मेरे को इसको रोकने दो। फिर एसएसबी आएगा, एसएसबी ये तोड़ता जाएगा, एसएसबी जुड़ता जाएगा और इसको उलझने से रोकेगा। फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जिसका काम है नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज वहीं पे आएगा जहां पे पहले आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर जहां पे बाइंड होगा तभी डीएनए पॉलीमरेज शुरू करेगा नया स्ट्रैंड के फॉर्मेशन का। अब नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन बन हो भी गया तो अब उसको जोड़ेगा कौन? इन दोनों को जोड़ेगा कौन? उसके लिए आएगा लाइगेज। तो ये 4-5 एंजाइम आपको याद रखना जरूरी है। आप नोट कर सकते हो इस 5 एंजाइम जो मैंने बोला है, आप नोट कर लो एक एक लाइन में, और मैं सब लिखाऊंगा, आप नोट कर लो एक लाइन में। देखो एंजाइम हो गए सारे। ये मैं आज रेप्लिकेशन आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, रेप्लिकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। बस मैं हिंट कर रहा हूं क्या क्या होता है, उन्हें एक ही साथ सब कुछ आ जाएगा तो लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। मैं बस सुना रहा हूं
कि अलग अलग एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किनका अलग अलग रोल, क्या क्या काम है। ठीक है, तो मैंने एंजाइम पार्ट बताया, मैं सब लिखाऊंगा, मैं इसका नोट्स अलग से बनाऊंगा, सब लिखाऊंगा, लेकिन अभी जो बना रहा हूं आप लोग खुद के प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए लिख सकते हो एसएसबी क्या काम करता है। मैंने सबके बारे में बोला है, सारे में लिखते जाओ, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर या आरएनए पॉलीमरेज, सब लिखते जाओ क्या क्या काम होता है। रफ में लिखना है इसको, फिर लिखो, रफ में भी कहीं लिख सकते हो, तो आपकी जहां इच्छा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंने बोला कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। चलो उससे पहले आपको पता है कि ये जो होता है, एक होता है 5' to 3', दूसरा होता है 3' to 5'। ये 5' 3' क्या होता है मैंने बता रखा है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये भी होगा 5', इधर होगा 3', इधर हो गया 3', इधर होगा 5'। ठीक है, अब ये अलग हो गया। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज हमेशा जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड होता है, वो हमेशा काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3 बनाएगा, बस वो इसी डायरेक्शन बना सकता है। जो नया स्ट्रैंड बना, इसको डीएनए पॉलीमरेज ने बनाया, वो 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन बनाएगा, 3 to 5 कभी नहीं बना सकता है, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन बनाता है डीएनए पॉलीमरेज। अब आप बताओ, ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड है ये 5 to 3 डायरेक्शन है, इसका जो नया स्ट्रैंड बनेगा, इसका जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल सही, इसका जो नया स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। आपको पता है कि दोनों डीएनए जो है, जो दोनों स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होता है, उनका डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब ये 5 to 3 डायरेक्शन है, इसका जो नया डीएनए बनेगा, मान लो नया डीएनए ये 3 to 5 डायरेक्शन का होगा। उसी तरह से ये 3 to 5 डायरेक्शन का है, इसका जो नया डीएनए बनेगा ये 5 to 3 डायरेक्शन का होगा, तभी तो एंटी पैरेलल होगा। तो अब डीएनए पॉलीमरेज का कहना है कि मैं हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करूंगा। इसका मतलब आरएनए प्राइमर भी कहां पे बाइंड होगा? 5 to 3 डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? जब डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में चलेगा, इसका मतलब आरएनए प्राइमर भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही बाइंड होगा ना। तो बिना आरएनए प्राइमर, वो जब तक झंडा नहीं दिखाएगा आरएनए प्राइमर, चलो भैया बॉल बनाना शुरू करो, झंडा नहीं दिखाएगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा। अब आप सोच के बताओ, जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला डीएनए है, ये जो पहले वाला स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन। अब जो इसका नया डीएनए बनेगा, सॉरी नया स्ट्रैंड बनेगा, वो किस डायरेक्शन में बनेगा? वो भी 5 to 3 में बनेगा। इसका मतलब है कि वो कहां से शुरू करेगा? यहां से शुरू करेगा, सॉरी यहां से शुरू करेगा 5 to 3। ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 to 3 चलता है। और अपने को ये भी पता है कि ये 5 to 3 है, तो दूसरा इधर से 5 इधर से 3 होगा, और डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में चलेगा। देख लो, डीएनए पॉलीमरेज क्या बोला? मैं 5 से 3 की तरफ जाऊंगा, ये 5 से 3 की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में जाएगा। अब तो सर एक साइड तो चला जाएगा, और ये जो क्या डीएनए मैंने जो ब्रेक कर दिया, एक साथ ब्रेक होता है क्या? नहीं। ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये सारे प्रोसेस
ये एक बार में सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, ऐसे होता है, यही है। ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है और नया फॉर्मेशन होता जा रहा है, ये ब्रेक होता जाएगा, नया फॉर्मेशन होता जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि पूरा ओपन हो गया, चलो भैया एक डीएनए पॉलीमरेज इधर से शुरू हो जाओ, एक इधर से शुरू हो जाओ, नहीं, ये नया नया डीएनए बनता जाता है, स्ट्रैंड बनता जाता है और ये ब्रेक होता जाता है, ये एक बार में सारे ब्रेक नहीं होते। अब तो फिर सर एक तो इस डायरेक्शन में चल देगा, 5 to 3 डायरेक्शन, ये 5 to 3 है, तो ये नया जो आएगा वो 5 to 3 ऐसा ही चलता जाएगा, सही है। ये इधर 5 इधर 3, जो नया बनेगा डीएनए पर यहाँ पे बाइंड होगा, इधर 5 इधर 3 चलता जाएगा। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो बाइंड होना है, इसमें 3 इधर है 5 इधर है, और डीएनए पर में जो बाइंड होगा वो हमेशा 5 to 3, मतलब इसको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज को 5 to 3 ऐसे। इधर से कर सकता है क्या 5 to 3, ऐसे कर सकता है क्या डीएनए पॉलीमरेज, नहीं कर सकता है, तो इधर भी 5 इधर भी 5, जो नया स्ट्रैंड बनेगा दोनों तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो ही नहीं सकता है, एंटी पैरेलल बनना है, तो यहां पे क्या होगा 3 to 5 होगा, मतलब उसको यहां से शुरू करना पड़ेगा इधर से। अब कहोगे कि सर आपने बोला कि एक साथ ब्रेक होता नहीं है, तो फिर यहां से कैसे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होना शुरू होगा, जहां तक ही ब्रेक होता है उधर से ही पीछे आता है, एक स्ट्रैंड पे तो सीधा करते चला जाएगा फॉर्मेशन, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे इस टाइप से, जैसे मान लो यहां तक हो गया फॉर्मेशन फॉर्मेशन, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर यहां से यहां तक फॉर्मेशन, फिर ब्रेक होगा, फिर यहां से यहां तक फॉर्मेशन, एक तो सीधा फॉर्मेशन होता चला जाता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, लेकिन दूसरा जो है वो पार्ट बाय पार्ट होता है, क्योंकि इसको इस डायरेक्शन से होना है, वो तो होगा तो इस डायरेक्शन से होगा, और एक साथ सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते नहीं है कि चलो भैया तुम इधर से कर लो मैं इधर से करता हूं, उसको करना है इसी डायरेक्शन में इसमें, लेकिन जहां तक ओपन होगा वहीं तक बना लेगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं तक बना लेगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं तक बना लेगा, मतलब ये जो स्ट्रैंड बनता है वो डिसकंटिन्यूअस बनता है, ये तो कंटिन्यूअस बनता चला जाता है, ये बनता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, FORK, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। इतना समझ में आया ये 5 to 3 डायरेक्शन क्यों होता है, 3 to 5 डायरेक्शन क्यों होता है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज मैं कुछ नोट्स नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझाया है, आप वीडियो को देखो, समझो, सोचो, मैं नोट्स बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको सोचना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या किस डायरेक्शन जो सर ने बोला वो सही में ऐसा हो रहा है क्या, ये ऐसा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब ये तो टुकड़े टुकड़े में बन रहा है स्ट्रैंड, इतना बन गया, फिर इतना बन गया, फिर इतना बन गया, ये फिर कैसे काम करेगा, फिर पूरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ये सब आगे समझेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज बताना, ये जो टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, इतना तो बन गया, फिर यहां से यहां बन गया, फिर यहां से यहां बन गया, फिर यहां से यहां बन गया, ये वाला स्ट्रैंड, तो ये जुड़ेगा कैसे, इसको कौन जोड़ेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग बताना कि इसको कौन जोड़ेगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मैंने जो भी बताया उसको बस समझने की जरूरत है, मैं नोट्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज तक रखते हैं, थैंक यू।